अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू दिन से ही तनाजात का शिकार थी। सियासी जमातों के 9 रुकनी बेंच में कुछ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराजात के अलावा बेंच के अंदर से इख्तलाफात ने इस केस को नया रुख दे दिया है। आज भी इस केस में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब पिछली समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया। इस केस की समाअत आज सुबह 11 बजे होना थी, लेकिन इसको पहले 11:30 और उसके बाद 12 बजे तक मुलतवी किया गया। तब भी समाअत शुरू न हुई तो चहमगोइयां शुरू हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से केस की समाअत ताखीर का शिकार हो रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसका अखना उस वक्त खुला जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत शुरू की और बताया कि 9 रुकनी बेंच तहलील हो चुका है और 4 मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और अब अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी ने केस के हवाले से अपना ज़हन वाज़ेह कर दिया था। उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात असखुद केस 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जमाल बंदूखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल था, जिसमें इस केस के हवाले से असम्बलियों की तहलील और बेंच की तश्कील के हवाले से वाज़ेह इख्तलाफात मौजूद थे। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इख्तलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कि मुबैना ऑडियो आने के बाद असखुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर खुली अदालत में समाअत और जुबानी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखता। पंजाब और केपी की असम्बलियों की बर्खास्तगी की आईनी हैसियत पर सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या असम्बलियों को कानूनी मुद्दत से कबल तोड़ना आईनी जमहूरियत के उसूलों की नफी नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे पास बेंच से अलग होने का कोई कानूनी जवाज नहीं, अपने खदशात को मंजर-ए-आम पर लाना चाहता हूं। नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा कि यह भी काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियोज रिकॉर्डिंग्स मंजर-ए-आम पर आई हैं। एक ऑडियो में आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में यह मामला निहायत संजीदा था। इन हालात में असखुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर सीनियर जजेस की बेंच पर अदम शमूलियत पर भी एतराज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असखुद नोटिस का कोई जवाज नहीं। मेरी बेंच में शमूलियत से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। इन इख्तलाफी नोट्स के बाद जब केस की समाअत शुरू की गई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। कब बजे समाअत शुरू करके कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई वकील अली जफर दलाइल का आगाज करते हुए आगाह करें, अदालत ये केस सुने या ना सुने। आगाह किया जाए कि अदालत ये मुकदमा सुन सकती है या नहीं। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। वकील अली जफर ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैंने असेंबली तोड़ने की असेंबली दस्तखत नहीं की। दस्तखत ना करने की वजह से इलेक्शंस की तारीख नहीं दे सकता। गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कह दिया। तारीख की इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है, ना गवर्नर ले रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने पूछा कि क्या इलेक्शन में 90 दिन से ताखीर हो सकती है। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं है। अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन खुद इलेक्शंस की तारीख दे देता। इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे देता तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। अली जफर ने दलाइल दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबली तहलील करने के फैसले पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट में 21 दिन में जवाब जमा कराने के लिए दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फरीकैन को? कानूनी नुक्ता तय करना है। ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं है जो इतना वक्त दिया गया। चीफ जस्टिस ने आज ही गवर्नर केपीके के सेक्रेटरी को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि सीधा साधा केस है। 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि अदालत ने जायजा लेना है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर या किसी और वजह से इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 218 आइन का आर्टिकल 218 फ्री फेयर इलेक्शन शफाफाना इंतखाबात के बारे में है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात कराना है। सेक्शन 57 के तहत तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का किरदार मुशावरत का है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने पूछा कि इलेक्शन की तारीख देना जिम्मेदारी इसमें किसकी बनती है। अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख की जो जिम्मेदारी है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर के साथ मुशावरत है। इसमें प्रेसिडेंट के इख्तियारात की भी बात हुई। सवाल अदालत के सामने है। अली जफर ने कहा कि अब यही तयन है जो अदालत ने करना है। पूरी कौम की नजरें अदलिया पर है। कौम आपकी जानिब देख रही है।
ये समाअत यूं ही चलती रही। इस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है और उसमें इसी कानूनी नुक्ते को देखना है कि ये तारीख का तयन कौन करेगा और इसके हवाले से अप्रोप्रिएट डेट क्या होनी चाहिए। लेकिन आज जिस अंदाज में ये समाअत का आगाज हुआ है और फिर बेंच के मामले के ऊपर बेंच टूटा, 4 जजेस इस बेंच से अलहदा हो गए। आज के सारे दिन की समाअत के अहवाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जिस अंदाज में समाअत का आगाज हुआ, 5 दिन बाद ऑर्डर शीट जारी होना, बेंच टूटना, फिर बेंच में मौजूद जजेस का अपने ही ब्रदरली जजेस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, कितना गैर मामूली था आज का दिन? जी हाँ, बिल्कुल। जो पाकिस्तान की अदालती तारीख है उसके अंदर वाक़तन ये आज का दिन जो है, बल्कि पिछले 23 फरवरी से जब से ये आज को नोटिस हुआ उसके बाद से बहुत ही गैर मामूली किस्म की चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि आज का इससे 4 जज साहिबान के नोट हैं। उन 4 जज साहिबान के नोट के अंदर देखा जाए उसको टेक्निकली तो 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस या आफरीदी शामिल, और 2 जज साहिबान जो हैं वो उठ गए हैं। और उसके बाद 5 जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने अपनी आगे समाअत जारी की है, जिन्होंने अभी फैसला देना है उन 2 आईनी दरखास्तों पर जो कि केपी असम्बली के स्पीकर और पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से की गई हैं अदालत के अंदर दाखिल और अज खुद नोटिस के हवाले से। तो अब जो है डिपेंड करता है कि अब जाहिर है कि अदालत ने आज कहा है कि हमने ये देखना है कि तारीख कौन देगा। जो वो 3 सवाल जो पहले उठाए गए थे, अब उसको और ज़रा कम करके उसको, तो अब आज जो चीफ जस्टिस ने कंक्लूड करते हुए कहा कि हमने ये देखना है कि तारीख का ऐलान किसने करना है, क्योंकि 1053 के अंदर जो गवर्नर का इख्तियार है वो भी है, और फिर दूसरा सदर पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट के अंदर इख्तियार है, और फिर जो फ़र्क है वो 2 है कि केपी असम्बली जो है वो गवर्नर ने वज़ीर आला के एडवाइस पर तहलील करने का ऑर्डर अगले दिन जारी कर दिया था। और ये कि आया गवर्नर ने असम्बली अपनी सवाबदीद पर तहलील की है, इस पे जो है वो पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ना सदर ने अपनी गवर्नर ने अपनी सवाबदीद इख्तियार की है, और ना ही जो है वो वज़ीर आज़म की उसने असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ना ही जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने डिसॉल्व की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिद्दीकी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन डिसॉल्व हुई है, खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई। बिल्कुल ये अहम पॉइंट है, और इस हवाले से अतर मिनल्ला साहब का नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पर यकीनन बात हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो 4 जजेस साहिबान ने जो एतराज़ उठाया है, क्या उन एतराज़ात को एड्रेस किए बगैर ये 5 रुकनी बेंच जिस तरह से इस मामले को सुन रहा है, इसको टेकअप किया जाना चाहिए था? मतलब उन नोट्स की क्या आईनी और कानूनी हैसियत थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को निगलेक्ट किया गया है? फिर आज खुद नोटिस के दायरा कार के ऊपर सवाल उठाया गया, क्योंकि अब ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो केस सुन रहा है ये तो उसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत ही सुन रहा है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल उसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से ही है। और अब जो है वो इस बेंच ने अपने आप को कन्फाइन किया है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। जो जस्टिस अतर मिनल्ला का है, जिसमें उन्होंने 3 सवालात उठाए हैं, बहुत सारी बड़ी अहम बात है। अतर मिनल्ला साहब का अगर नोट पढ़ा जाए उसको, वो जो ये बात कह रहे हैं कि जब 23 फरवरी का ऑर्डर ओपन कोर्ट के अंदर डिक्टेट किया गया था, जो तहरीरी ऑर्डर उनके सामने आया है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये मामूली बात हरगिज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं किया गया है। ये एक बड़ा मामला है। जबकि आप ये देखें कि वो भी बात जो है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस है, और फिर जो ऑडियो लीक्स का मामला आया उसके ऊपर किसी फोरम के ऊपर, जुडिशल फोरम के ऊपर या उस पर कोई बात क्यों नहीं की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बगैर किसी रीज़न, लीगल रीज़न के रिक्यूज़ करना जो है वो उसको मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये जो बातें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप जस्टिस मंदुखेल के नोट के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये मामला जो है वो आ गया है। और इसी मामले पर अब जाहिर है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार था वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही का इख्तियार है। तो अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा बेंच। तो अभी
कंफ्यूजन और भी बहुत सारी है। मैं थोड़ा सा जी पनामा की तरफ लेके चलूं, अगर पनामा की तरफ लेके चलूं, हम देखेंगे पनामा के अंदर पहले 5 रुकनी बेंच था, फिर वो 3 रुकनी हुआ और फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था। तो ये जो आज 2 जज साहिबान का नोट है जिसमें जस्टिस याया अफरीदी डिसमिस कर रहे हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला उनसे इत्तफाक कर रहे हैं। तो सिद्दीकी साहब, किसी भी मंतकी अंजाम पर पहुंचने से पहले इन सवालात को एड्रेस कर लेना, इनके जवाबात तलाश कर लेना, फिर वो प्रॉब के हवाले से जो ऑडियो उसके बारे में बात किए उसको कर लेना कितना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक अदलिया के आला फाजिल जज के ऊपर जो है वो आप देखेंगे जस्टिस मंसूरी शाह लिखते हैं कि ये जो बात है ये बहुत ही एक नॉनसेंस है, ऐसे शख्स को जो है वो उसको बिठाया जाए ना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है कि एक शख्स के ऊपर ऐसे इल्जामात हों और उसको बिठाया जाए। फिर वो कह रहे हैं कि जो 2 जज साहिबान हैं किसी और मुकदमे के उन्होंने ऑर्डर दिया और सिर्फ प्लेन रीडिंग से अगर आप उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं जो कि आज इन फाजिल जज साहिबान के नोट्स के जरिए हम तक पहुंची हैं। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस हवाले से भी कोर्ट एक्टिव होगी और विद इन द जुडिशरी, क्योंकि अदलिया की साख पर सवालात उठ रहे हैं, तो क्या इन सवालात का जवाब भी तलाश करेंगे? खुद ही इंस्टीट्यूशन इस तरह की कोई इनिशिएशन लेगा, कोई इनिशिएटिव होगा कोई? देखिए, बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो हो गई हैं। मतलब हम देखें कि असम्बलियों की तहलील से शुरू होने वाला मामला पहुंचता है तो फिर वो बेंच तहलील होने की सूरत के अंदर सामने आता है और फिर तारीख किसने देनी है, ये एक मामला है जो इंटरप्रिटेशन का मामला है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं जिसका हम बहुत टेम्परेट लैंग्वेज के अंदर अगर कहें तो देखें कि ये कि किस तरह से अदालती कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। ये एक ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो खड़ा हो गया है। दूसरा ये कि जज की इंटेग्रिटी के हवाले से, और फिर किस तरह से अदालती मामलात को चलाया गया और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, खबर ये सामने आई कि 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर दिया है। अब 2 जजेस तो वो हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी, इनके बारे में कि इन्होंने रिक्यूज़ कर दिया है। रिक्यूज़ किया एट व्हाट स्टेज? और दूसरे जो 2 जजेस हैं अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अलहदा कर लिया, लेकिन बाद में खबर ये सामने आई कि नहीं, जब बेंच तश्कील हुआ है तो उस 9 तश्कील शुदा बेंच के अंदर इन दोनों जजेस का नाम शामिल नहीं था। तो क्या इनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए इस बिना पर जो नई कॉन्स्टिट्यूशन थी बेंच की उसमें इनको शामिल नहीं किया गया, इनके एतराज़ात की वजह से? अच्छा, मैं जो है मेरी आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ख्याल है कि ये वही बेंच है, एक ही बेंच को जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। अब उसमें 2 जज साहिबान जो हैं वो रिक्यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद मेरे ख्याल के अंदर ये इस वक्त 7 रुकनी बेंच है और इस 7 रुकनी बेंच के अंदर 2 जज साहिबान ने फैसला दे दिया है और अब 5 में से देखें जो भी अक्सरियत आएगी, अगर ये पिटीशनें एक्सेप्ट होती हैं तो सूरत हाल जो है वो आया 5 के 5 जज साहिबान एक्सेप्ट करते हैं या कोई इख्तलाफी राय उसमें आती है या 3-2 का फैसला आता है, तो फिर ये जो 2 जज साहिबान हैं इनका वोट कहाँ जाएगा, वो किधर काउंट होगा? ठीक, ये बड़ा वो उसमें काउंट होगा जो जो जज साहिबान ये समझेंगे। इसके बाद जब कल फैसला, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा है, उसके बाद जो ऑर्डर आता है उसमें देखा जाएगा कि आया कितने जज साहिबान जो हैं वो इस हेयरिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं जो कि इत्तफाक करें जस्टिस याया अफरीदी के फैसले से और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के फैसले से कि आया ये जो दरखास्तें हैं KPK की वो काबिले समात हैं भी या नहीं हैं, और ये उसको नोटिस काबिले समात है भी या नहीं है। बेंच ने नैरो डाउन कर दिया सारे मामले को कि तारीख कौन देगा, तारीख क्या होगी से पहले तारीख देगा कौन, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि क्या प्रैक्टिकली 90 रोज में इलेक्शंस होना मुमकिन है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में कहा है कि 90 रोज के अंदर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस हो सके। जी हाँ, 90 रोज की जो डेडलाइन है वो तो गुजर चुकी है और अब तो आर्टिकल 254 जो है वो इन्वोक हो चुका है बकौल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के। अब इंटरप्रिटेशन ये है कि तारीख देना किसका काम है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जहां पर आइन खामोश हो तो फिर पार्लियामेंट की विजडम की तरफ देखा जाता है, और पार्लियामेंट की विजडम क्या है? एक कानून है जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 है। अब उस इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है वो उसमें जो उसका मुतल्लिका कानूनी शिक है कि इंतखाबात के इनेकाद से पहले 52 दिन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आज कहना था कि 52 दिन चाहिए कि जिस दिन कोई डेट आएगी
उस डेट को मीट करने के लिए जितना भी इलेक्शन प्रोसेस है, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको सारा कुछ जो है वो 52 दिन उसके लिए दरकार है। तो इसी पर अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये 52 दिन देखें तो अगर हम एक हफ्ता क्योंकि गुजर चुका है और ये डिले हो चुका है तो 2 मई के करीब तारीख बनती है। लेकिन उसमें फिर एक और बात भी है, और वो ये बात है कि तारीख का ऐलान होना और इंतखाबात का पोलिंग डे, तो ये किस सूरत में होगा और कैसे मुमकिन होगा, और अगर इसके अंदर ताखीर होती है तो आर्टिकल 254 जो है कि वो जो ये कहता है कि अगर कोई आईनी मुद्दत के अंदर काम करना हो और वो मुकर्ररा आईनी मुद्दत के अंदर ना हो सके तो उसको गैर आईनी काम नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है हुई है। अब ये देखना है, क्योंकि तारीख आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो तारीख के बाद पोलिंग का या जो भी उसकी तारीख जो है इंतखाबात की उसको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए रीजंस होनी चाहिए। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी यही पूछा गया कि कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, जलजिला आ गया हो या फ्लड की सूरत हाल हो तो फिर क्या होता है। तो बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह की कि अभी रिश्ते की बातचीत चल रही है, रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर तारीख आएगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 का हवाला दिया जाता है जिसको लेकर प्रेसिडेंट ने भी खत लिखा। सेक्शन 58 के अंदर वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है कि अल्टीमेट जो पोलिंग डे है उसके दिन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना होता है। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पंजाब और केपी में इलेक्शन और खुद नोटिस के कुछ आईनी और कानूनी और कुछ सियासी पहलू हैं। बयानी की मुतलाशी मुस्लिम लीग नून को इस खुद नोटिस और ऑडियो लीक्स की सूरत में वो जोरदार बयानिया मिल चुका है जिसकी वो मुतलाशी थी। मरियम नवाज गुज़श्ता कुछ रोज से जारहाना मूड में दिखाई दे रही हैं और 5 के टोले का बयानिया लिए हुए हैं। ये अलग बात है कि इनमें शामिल कुछ इब्तदाई किरदार माइनस हो चुके हैं जिनकी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। पिछले जलसे में जहां मरियम नवाज ने तस्वीर चलाकर अपने नए बयानिए को पजीराई बख्शी, उन्होंने आज साहिवाल में जलसा करते हुए सख्त रवैया अपनाया और निज़ाम अदल पर संगीन सवालात उठाए। मरियम नवाज ने एक बार फिर माजी में किए गए अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। मरियम नवाज का कहना था कि पहले बेगुनाह नवाज शरीफ से हुई ज्यादतियों का अजाला किया जाए, पहले सिजिलियन माफिया और गॉडफादर के इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होंगे। इमरान खान पर तनकीद करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पहले घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शंस होंगे, यानी पहले अदल होगा फिर इलेक्शंस होंगे। साथ ही मरियम नवाज ये कहती हैं कि नवाज शरीफ की बेटी तो आपके सामने खड़ी है, इमरान खान की बेटी कहाँ है? नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पैनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी निज़ाम इंसाफ के बारे में कुछ ऐसी बातें दोहराई और कहा कि हमारे मुल्क की आला अदलिया दोहरे मयार के साथ चल रही है, तो ऐसा कब तक चलेगा? लाड़काना के वजीर आजम को फांसी दे दी गई, लेकिन जमान पार के वजीर आजम के लिए अदलिया अपना मजाक बनवा रही है। का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकती, ये ऐसे नहीं हो सकते। आज तक हम तो इंतजार में हैं कि कायदे अवाम को इंसाफ दो, रेफरेंस आपके सामने है और हमें जवाब नहीं मिले। मगर एक जमान पाक का भी वजीर आजम, टांग में तकलीफ हो, 1 हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे। जज साहिबान अपना ही मजाक बना दे कि आज हम हियरिंग होगा, नहीं तो गिरफ्तारी। अच्छा, आज नहीं तो कल होगा, फिर वरना गिरफ्तारी। आज 5 बजे होगा वरना गिरफ्तारी, चले 8 बजे हो वरना गिरफ्तारी। आखिर आप आ चुके हो, आपका बड़ा मेहरबानी। अब आज पीपल्स पार्टी और नून लीग अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ अदलिया की गुन गा रही है, लेकिन कुछ अर्सा कबल तक आइन और कानून की मुहाफिज बनने वाली तहरीक इंसाफ के निशाने पर भी अदलिया ही रही है। मैं पूछना चाहता हूं अपनी अदलिया से, मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? जो मुझे तकलीफ हुई, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था?
अब एक तरफ पीडीएम इंसाफ की तहरीक शुरू किए हुए, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने वाली जेल भरो तहरीक अवामी पजीराई हासिल करने में यकसर नाकाम दिखाई दे रही है। इससे ना तो तहरीक इंसाफ को कोई सियासी फायदा मिला है और ना ही इमरान खान इस तहरीक के जरिए वफाकी या सूबाई हुकूमत को किसी किस्म के दबाव लाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे, बल्कि तहरीक की नाकामी से इमरान खान के बयानिए को जद जरूर पहुंची है। हजारों कारकुनान की गिरफ्तारी के दावे करने वालों में से अब तक सिर्फ 180 अफराद के करीब रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। लाहौर में 81 रहनुमा और कारकुनान ने गिरफ्तारी दी, पेशावर में किसी भी रहनुमा और कारकुन ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी, जबकि जेल भरो तहरीक के तीसरे रोज रावलपिंडी में पीटीआई के 47 रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार हुए। गुजरावाला में 70 से ज्यादा कारकुनान ने गिरफ्तारी दी। सरगोदा में भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना रहा। दूसरी तरफ खौफ का बुत तोड़कर गिरफ्तारियां देने वाले तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन कैद के दौरान दूसरे दिन ही कांपना शुरू हो गए और अपनी रिहाई के लिए हर तरफ से जतन कर रहे हैं, क्योंकि इस तहरीक के दूसरे रोज ही लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बाजियाबी और जमानत की दरखास्तें दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार वाइस चेयरमैन पीटीआई शाहमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल, उमर चीबा, मुराद रास, इसी तरह मोहम्मद मदनी, आजम न्याजी और एहसान डोगर की बाजियाबी के लिए 1 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई थी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने मुश्तरका दरखास्त दायर की थी। इसके अलावा शाहमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी, सेनेटर वलीद इकबाल की अहलिया और सेनेटर आजम सवाती के बेटे ने भी अलग अलग दरखास्तें दी थी, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इंस्पेक्टर जनरल आईजी और सीसीपीओ को फरीक बनाया गया था। इस दरखास्तों से जाहिर होता है कि जेल भरो तहरीक एक ऐसा फ्लॉप शो साबित हुई जिससे संभलने के लिए, नया लाहेअमल तैयार करने के लिए इमरान खान को खासा वक्त दरकार होगा। ये भी करीने कयास नहीं है कि जल्दी इमरान खान को इस तहरीक से भी यू टर्न लेना पड़े। वैसे भी गिरफ्तारी के वक्त जैसे उनकी जमात के सीनियर लीडरशिप उज़र तराश रही थी, वो गौर तलब है। शाहमूद कुरैशी को खुशी खुशी कैदी वैन में तो बैठे हुए देखा गया, लेकिन जैसे ही सीसीपी ऑफिस क्रॉस किया उनकी परेशानी में इजाफा हो गया। मजबूर हुए कि उन्हें तो लगा कि उन्हें गिरफ्तार करके सीसीपी ऑफिस ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें कहीं और लेकर जाया जा रहा है। ऑफिस की तरफ रवाना हुआ, जो मैंने कारकुनों को कहा कि वहाँ आएँ, तो इन्होंने कहा, पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चले। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चल आया और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब न जाने कहाँ ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी लेकर जाएंगे वो पता चल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जेल भरो तहरीक का मशवरा आपको दिया किसने था? जी, एक बाहमी मशावरत से ये फैसला हुआ था और मैंने मुस्बत राय दी थी इसके हवाले। अच्छा, मैं क्योंकि आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का है, हमारे प्रोग्राम में आए थे, ये एक मशवरा हमने भी आपको दिया था, उस वक्त आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था, जरा सुनिए। एक नई तहरीक बनाते और उसमें कहते कि हम जेलें भरेंगे, ना सिर्फ मैं जेल जाऊंगा बल्कि कारकुनान भी तैयार है, तो आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा प्रेशराइज होती मरकज में बैठी हुई हुकूमत या इदारों को एक मैसेज जाता? मशवरे की आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत दिमाग तहरीक इंसाफ दिए हुए हैं, वो सोचते भी है उसके ऊपर और आइंदा का मनसूबा भी बनाते हैं। और जो मुखालिफिन है उन्होंने हमेशा खाक चाटी है, चाहे वो मीडिया के अंदर बैठे हुए हो। चौधरी साहब, हमारे मशवरे की तो आपने कोई लाज नहीं रखी थी, आपने कहा था हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ को बहुत दिमाग दिया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है मैं अपनी बात पे अब भी कायम हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि आप किस चीज को समझ रहे हैं कि कोई ऐसा यानी मसला खड़ा हो गया। मैं असल में ये समझ रहा हूँ कि आनन फानन क्या हुआ, मतलब उस वक्त तो आप ये सोच रहे थे कि जेल भरो तहरीक का शायद ये वक्त नहीं है, लेकिन उसके ठीक 2 रोज बाद जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपका ही मशवरा था या ये मशवरा आपने मुस्तार लिया था? मेरा ख्याल है कि मैंने ट्वीट कर देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि इज्तिमाई तौर पे एक मशवरा हुआ था और मैंने भी उसमें मुस्बत राय दी थी कि ठीक है, अब एक ऐसी यानी मकाम पे पहुंच गए हैं कि जी ये जो एक आइन की पामाली है वो अब होती चली जा रही है। तो चौधरी साहब, क्या वजह है कि जेल भरो तहरीक बार नहीं हो रही? फिर नहीं, मेरा ख्याल है कि आपका ख्याल है, आप मुझे बताइए कौन सी जेल भरो तहरीक बार हुई है आपके इल्म और आपके? ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। अभी तक जो MRD के अंदर भी हुई जेल भरो तहरीकें, यकीनन वो भी फ्लॉप हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया था, लेकिन बकौल आपके कायदे आज़म के बाद इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो अब तो जेल भरो तहरीक मोमेंटम पकड़नी चाहिए थी, कामयाब होनी चाहिए थी, सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बमुश्किल 180 लोग गिरफ्तार हुए हैं। चौधरी साहब, आपकी मालूमात ठीक नहीं है जी।
आपको मैं बताऊं कि आज 5वां रोज था, इसमें 350 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 5 में जगह ऐसी थी जहां पुलिस ही नहीं आई थी। वो तो मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा है कि जरा यानी हुकूमत को अलर्ट कर दें कि जी वो वहां पर यानी पेशावर में पुलिस नहीं आई, इसी तरह मुल्तान में पुलिस नहीं आई, 3-4 घंटे वहां पर हमने तो चौधरी साहब पुलिस को मेगाफोन के ऊपर ऐलान करते हुए सुना है कि आओ गाड़ी तैयार है, जिसने गिरफ्तारी देनी है दे दे। फिर मेगाफोन के ऊपर पुलिस ऐलान कर दी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात ये कहते हैं कि जेल के अंदर जाके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर्स हैं उनके दरमियान लड़ाई हो गई। वो आजम सवाती साहब की बात कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब की, और फिर कहते हैं हमें इनको अलग अलग रखना पड़ा, एक ही सेल के अंदर रहने पर आमादा नहीं थे ये लोग, ये लड़ रहे थे। और आज हमने देखा गुजरावाला के अंदर अफजल चीमा साहब जेल के बाहर ही नमाज का बहाना लगा के फरार हो गए। मेरा ख्याल है जितनी गलत बातें हैं वो आप रिपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे फैसल मीर सिरे से झूठ बोल रहा है, उसे तमीज ही नहीं है बात करने की, और ये बात उसको किसने बताई है? जेल से कोई बात सूबाई वजीर इत्तलात हैं, बड़े सोर्सफुल होंगे, बड़े बाखबर होंगे चौधरी साहब। बड़ा बेकार आदमी है सूबाई वजीर इत्तलात, वो वहां पे था, उसको किसने ये बात बताई है? जेल में ना कोई जा सकता है ना वो बाहर आ सकते हैं, और उसमें से सिर्फ आजम सवाती साहब आए हैं और जिस अज़म का उन्होंने इजहार किया वो आपने सुना होगा। दूसरी बात, आपने पेशावर में ऐलान, वो कहते हैं कि मैं तो उस ऑर्डर के अंदर शामिल ही नहीं था जिसमें गिरफ्तारी होनी थी, मैं जरा नीचे आता था, डाउन डी ऑर्डर, मुझे पता नहीं क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गुलाम सरवर साहब को भी यही कहते वो सुना कि भी मेरा नाना पाना गिरफ्तारी के अंदर, कुछ ऐसी बात कर रहे थे वो। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि आपको सारी गलत बातें आपके इल्म में हैं। वहां चौधरी साहब ने कहा था कि 500-600 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, फिर पता चला नहीं 81 लोग गिरफ्तार हुए हैं लाहौर से। मतलब वो 500-600 लोग तो पहले रोज ही गिरफ्तार कराए बैठे थे, आज आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 300 से वो मुश्किल कुछ लोग ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। हमेशा गलत मालूमात मिलती हैं। शुरू में बेशुमार लोग इन्होंने गिरफ्तार किए जो दूर जाके इन्होंने छोड़ दिए, तो जाहिर है जो इब्तदाई होती है वही बताते हैं हम। आज भी 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। यानी ये इतला मिली है कि कल जो गुजरांवाला हुए थे अभी उन्हें लोधरा लेके जा रहे हैं। आप भी तो एक जंगल के कानून में रहते हैं ना, आप किसी मौजूद सोसाइटी के अंदर रहते हैं या जहाँ पे हुकूमत होती और एक सियासी कैदी को सियासी कैदी समझा जाता, जंगी कैदी ना समझा जाता। बड़े जालिम और जाबिर लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरान है। चौधरी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया साहिवाल में, वो कहती पहले अदल होगा फिर इंतखाबात होंगे, पहले इंसाफ होगा, यानी तहरीक इंसाफ मरियम नवाज ने शुरू की हुई है, कहती वो पहले होगा और फिर उसके बाद, यानी तराजू के 2 पलड़े जब तक बराबर नहीं होते तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। आपने माशाल्लाह सारा बयान नवाज का सुन के सुना दिया, मेरी पे जवाब सुन लें। क्या उसके कहने के ऊपर पाकिस्तान का निजाम अदल चलेगा? कभी मोरी मेंबर तो वो इलेक्ट नहीं हुई, उसको कोई सियासत की अलग बे उसकी आती नहीं है। वो एक मफरूर मुजरिम और यहाँ से सिर्फ 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गया था कि बीमार है, ये जाली बीमार। ये तो आपने भेजा था? नहीं, वो तो आपने भी भेजा था। यानी जाहिर है आप जो उसकी वकालत कर रहे हैं सो मरियम की, मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट रख रहा हूँ आपके सामने कि आप उस पर रिएक्शन अपना दे सके, रिस्पॉन्ड कर सके। मैंने अर्ज किया ना, आपको नहीं समझ आ रही कि उसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं, वो ये कहती है पनामा बेंच के ऊपर बड़ी तनकीद वो कर रही है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था आज उन्हें इमरान खान के केसेस दिखाई नहीं दे रहे। आज वो कहती है फैज हमीद की बाकियात बैठी हुई है इदारे के अंदर जो इमरान खान को वेवर कर रही है, वेवरिंग हो रही है इस वक्त। पूरी तहरीक इंसाफ और पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि PMLN की सारी तारीख ही अदालत के साथ हमला, लड़ाई झगड़ा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद दरियाबुर्द हो गए, क्या हुआ है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान से यूरोप जाने के लिए सादा लो अफराद को इंसानी स्मगलर ऐसे दिलफरेब मुस्तकबिल और खुशहाली का झांसा देते हैं कि वो अफराद उनके झांसे में आकर अपना सब कुछ नाम नेहाद गिरोहों के सुपुर्द कर देते हैं, जिसके बाद ये गिरोह उन्हें पाकिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते ईरान, फिर तुर्की और तुर्की से यूनान और इटली ले जाते हैं। यूरोप में इंसानी स्मगलिंग के लिए तुर्की का रास्ता सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए तारिकीन वतन कभी बजरिया सड़क, पैदल या कंटेनर्स में बंद यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कभी ये जिंदा सलामत किसी न किसी हालत में गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अक्सर किसी नागहानी आफत और हादसे का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। समुद्री रास्ते से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तारिकीन वतन के लिए इटली एक अहम लैंडिंग पॉइंट है, जहां वस्ती बहरा रोम के रास्ते को दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में शुमार किया जाता है।
तारिकीन वतन की बैनुल अक़वामी तंजीम मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक 2014 से अब तक वस्ती बहरा रूम में कम से कम 20,333 अफराद जामा और लापता हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ गुज़श्ता रोज़ तुर्की से इटली को जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती के साथ हुआ। इस कश्ती पर 140 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे जो इटली के एक साहली सूबे के करीब समुद्री तूफान में फंसकर चट्टानों से टकरा गई, जिसपे अब तक की इतलात के मुताबिक बच्चों समेत 58 अफराद जामा हो चुके हैं, जबकि 81 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जिनमें से 20 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती में सवार 20 से 30 अफराद अब भी लापता हैं। अंदाजे के मुताबिक कश्ती में 150 से 200 तारिकीन वतन सवार थे। इस कश्ती में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान समेत कई ममालिक के बाशिंदे सवार थे। जाबाक होने वालों में 28 पाकिस्तानी भी शामिल है, जिनका ताल्लुक गुजरात, खारियां, मंडी बहाउद्दीन से बताया जा रहा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से इटली में कश्ती के हादसे और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में इस कश्ती पर सवार होने की वजह से वुरसा के लिए रोम में हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक वुरसा मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से बताया गया है कि इटली में क्लाब्रिया के साहिल पर डूबने वाली कश्ती पर मुबैना तौर पर 40 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें 28 की लाशें मिल चुकी हैं और 12 अभी लापता हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक इतालवी हुकाम और मैरीटाइम एजेंसी क्लाब्रिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी और रजाकारों से भी राब्ते में। अब ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इस हादसे के अंदर, और यकीनन ये आने वाले दिनों में और आने वाले ऐसे लोग जो ख्वाहिशमंद हैं यूरोप जाने के और ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी फिक्र पर एक दस्तक भी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।